चलिए दोस्तों, तो आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिविल मित्रा। सिविल मित्रा में हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास के सेशन में, जो कि गुप्त पीरियड गुप्त वंश को पढ़ रहे थे। गुप्त वंश में हमने बताया था एक बात आप लोगों को कि गुप्त पीरियड में बहुत चीज़ें आगे डेवलप हुई, जिसमें कि हमने बताया था सबसे बड़े महाकाव्यों की रचना हुई। एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ दूं कि सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? तो जल्दी से आप लोग उत्तर बताएं। सबसे पुराना महाकाव्य कमेंट करें फास्ट। ठीक है, तो उत्तर होता है उसका होगा महाभारत। सबसे पुराना महाकाव्य है महाभारत। अब एक होता है स्मृति, है ना। देखिए है स्मृति। स्मृति आप लोगों ने कभी पूजा वूजा कराते हैं तो सुने होंगे कि स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त हेतु फलाना काम के लिए आप पूजा कर रहे हैं। ये स्मृति क्या होती थी, है ना। स्मृति कहते किसको है? स्मृति का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति अपने विचार, अपने सिद्धांत को याददाश्त के आधार पर लिखे और उसकी व्याख्या करे याद के ऊपर, तो उसको स्मृति कहते हैं। और स्मृति ग्रंथों को उस समय की जो कानून व्यवस्था थी वह स्मृति ग्रंथों पर आधारित थी। ये सब लोग नाम सुने होंगे। आज भी हमारे हिंदू कोडिंग सिस्टम स्मृति पर आधारित है। हिंदू लॉ जिसको कहते हैं आप लोग मनुस्मृति, महात्मा मनु के द्वारा लिखा हुआ। एक क्वेश्चन और बनाया कि आधुनिक मनु किसे कहते हैं? जल्दी से उत्तर बताइए। आधुनिक मनु कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। चलिए, तो स्मृति मैं पढ़ रहा हूँ कि बता रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग ये पढ़ रहे हैं कि गुप्त पीरियड में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसमें पूरे गुप्त वंश में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं। तो गुप्त वंश में पूरे गुप्त पीरियड में, गुप्त काल में ये हुआ याज्ञवल्क्य स्मृति। वही ये याज्ञवल्क्य स्मृति है जिसकी यूनिवर्सिटी में याज्ञवल्क्य साहब एक तरह के प्रोफेसर्स थे जो यूनिवर्सिटी चलाया करते थे, मतलब कहते हैं चोटी थे। और उनके अंदर एक प्रोफेसर्स थी महिला, इसका नाम था वाचस्पति गार्गी, जो कि सीता यानी कि भगवान राम की पत्नी माँ सीता की भी गुरु हुआ करती थी, वाचस्पति गार्गी। ठीक है, उन्हीं के यूनिवर्सिटी में एक यानी कि याज्ञवल्क्य की यूनिवर्सिटी में रहती थी वाचस्पति गार्गी, तो जो कि ब्रह्मवादिनी है। खैर, तो ये आप देखेंगे कि जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, याज्ञवल्क्य ने लिखा है। फिर नारद, आप लोगों नाम सुना होगा, नारायण करते हर सीरियल में मिल जाते हैं आप लोगों को। तो नारद ने जो स्मृति, जो विचारों से दिमाग से सोच के लिखा, उसको कहते हैं नारद स्मृति। फिर एक आते हैं कात्यायन स्मृति। तो कात्यायन स्मृति बेसिकली कात्यायन एक बुक भी लिखा था ग्रामर के ऊपर, व्याकरण के ऊपर। वह नाम, उस बुक का नाम है, ग्रामर बुक है, वर्तिका नाम है कात्यायन जी का। और कात्यायन स्मृति अलग है जो कि कानून की बुक है। ये सब कानून की बुक है उस समय की। इसमें बताया गया कैसे रहना, कैसे उठना, क्या खाना, क्या पीना, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भक्त को क्या करना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए। इसके बाद आते हैं बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ने जो विचारों को लिखा उसे कहते हैं बृहस्पति स्मृति। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे शूद्रक, एक और राइटर शूद्रक उस समय ही लिखे हुए थे। क्या चीज़? मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम किसका लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा, उसके लेखक हैं शूद्रक। फिर विशाख दत्त जी ने लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस, उसी टाइम पीरियड का। एक बड़े हमारे आधुनिक युग में भी बड़ी फेमस रहते हैं आर्यभट्ट साहब। आर्यभट्ट साहब ने बहुत बड़ी काम किया था। एक तो उन्होंने शून्य की खोज की, पाई का खोज किया, फिर अर्थ का शेप, कैसा अर्थ होती है पृथ्वी, और पृथ्वी की परिधि, यानी पृथ्वी गोलाकार नहीं पृथ्व्याकार है। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार नहीं, नारंगाकार नहीं, पृथ्वी का आकार है जुवैड शेप, उसको बोलते हैं।
ठीक है ना। एक अलग टर्म दिया गया है जिसको पृथव्याकार कहते हैं। हल्का एक पृथ्वी का आकार मतलब पृथ्वी जैसा, किसी की जैसा नहीं है, इसलिए इसका नाम बोला गया पृथव्याकार, ज्वाइड शेप। उसकी परिधि बताया उन्होंने, किन्होंने, आर्यभट्ट साहब ने। फिर दशमलव प्रणाली की खोज किया, सौरवर्ष बताया, और अपने एक बुक लिखा, बहुत फेमस बुक, 16 वर्ष की आयु में आर्यभट्टियम, जिसमें तमाम बातों का जिक्र है, जीरो और पाई का। फिर आपको एक बुक लिखा, दशागीतिक सूत्र, दशागीतिक सूत्र, और आर्याष्टक शतक, 100 शतक मतलब 100 श्लोक हैं उसमें, ठीक है। एक इसका लिखा हुआ, इस तमाम किताबें हैं आर्यभट्ट साहब की। उसको मैं आपको चर्चा कर चुका था पिछले क्लासों में, जिसका नाम है वराह मिहिर। वराह मिहिर साहब बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा था पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका में आप लोग देखेंगे तो 5 नियमों की व्याख्या की गई है, और बड़े नियम नहीं है, बस आप लोग जान लीजिए, बहुत याद करने की बात नहीं है, तो फिर कहेंगे तो अलग से उसकी व्याख्या भी कर देंगे। बट जान लीजिए कि पंच सिद्धांतों में पैतामह, रोमक, पोलिस, वशिष्ठ तथा सूर्य निरूपण, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं पंच सिद्धांतों में। खैर बस इतना जाने किसने बुक कौन सा लिखा था, इतना काफ़ी आप लोगों के लिए। उसके बाद से बुक लिखा था एक लघु सिद्धांत कौमुदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका राइटर कौन है? फिर उन्होंने किताब लिखा था वराह मिहिर साहब ने ही, बृहद जातक, और एक बृहद संहिता भी लिखा था। और उस टाइम के एक जो हस्बेंड्री डॉक्टर हुआ करते थे, जिनका नाम था पलकप, ये भी गुप्त पीरियड के व्यक्ति हैं, पलकप साहब ने हस्बेंड्री के ऊपर एक बुक लिखा था, सो कहते हैं हस्त आयुर्वेद, ठीक है। ये पशु चिकित्सा के ऊपर डिपेंड था, एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर है? चलिए, एक और बात बात है कि पूरे क्या बोलते हैं, गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे, सभी ने चला, जितने भी शासक हुए सभी ने गोल्डन कॉइन को ही जारी किया। लेकिन इन सबों में सबसे ज़्यादा कौन किया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये तमाम बातें आप लोगों को थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। बट एक क्वेश्चन बनेगा कि मान लिया जाए, पूछा जाए आपसे कि भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो आप लोग क्या उत्तर दे सकते हैं, जल्दी बताएं। मैं पढ़ा चुका था पिछले वाले में कि भारत में पहली बार सबसे सोने के सिक्के कौन जारी किया था। उत्तर पता तो कमेंट करें। तो वो था हिंद यवन इंडो ग्रीक शासक, जिसका नाम था मिनेंडर, ठीक है ना, मिनेंडर ने किया था। लेकिन एक पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के 24 कैरेट गोल्ड वाले कौन जारी किया था? लेकिन मिनेंडर ने जारी किया था कांसा पर्ण के सिक्के, कांसा से मिक्स था थोड़ा सा, लेकिन गोल्ड कॉइन था। बट सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन जारी किया था 24 कैरेट सोने का, उसका नाम था विमकट फाइसेस, भारत में पहली बार। ये कुषाण शासक था, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है, बहुत सी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। गुप्त काल में और भी लोग रहे जिनका नाम है, आप लोग जानते होंगे, ब्रह्मगुप्त, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना किया। सुश्रुत, बड़ी इंपॉर्टेंट नाम, आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण अनुसंधान करने वाले सुश्रुत साहब थे। धन्वंतरी साहब, धन्वंतरी जो भारतीय आयुर्वेद का पिता भी कहा जाता है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहे थे। और आप लोग जानते होंगे भास्कर, है ना, ये 3 ग्रंथों की रचना की थी उन्होंने, भास्कराचार्य ने, महाभाष्य, लघु भाष्य और भाष्य। फिर एक थे लाट देव, जिन्होंने सूर्य सिद्धांत गुरु की रचना की थी। ये तमाम तरह के लोग उन्होंने बुक लिखा, बट जो महत्वपूर्ण है मैं आपको पहले बोर्ड पर लिखित रूप से बता चुका हूँ, बट ध्यान रखने के लिए भी रखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। उसमें आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि विष्णु शर्मा ने किताब लिखा था पंचतंत्र, और बाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित्र। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि गुप्त शासनकाल में हुए थे, है ना। तो अब और ये जानकारी की थोड़ी सी आपको हम बता दें कि उस समय जो आय का अपना 1/6 हिस्सा कर के रूप में दे देना होता था, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि अपने आय का कितना हिस्सा, 1/6 हिस्सा टैक्स के रूप में दे देना होता था।
लेकिन मान लिया जाए कि क्षेत्र भूमि किसे कहते थे, तो जहाँ कृषि योग्य जमीन हो उसको कहते थे क्षेत्र भूमि। वस्तु भूमि किसे कहते थे, तो जहाँ रहने लायक हो, जहाँ वस्तु आप लोग इकट्ठा कर सकते हो उसको कहते थे हम लोग वस्तु भूमि। फिर पूछा सकता है कि आपके चरागाह भूमि किसे कहते थे उस टाइम, तो कह सकते हैं पशुओं को जहाँ चराया जाता हो, जहाँ काट के लाया जाता हो खाने खिलाने के लिए चारा, उसको चरागाह भूमि कहते थे। खील किसे कहते थे, तो वह भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो, ठीक है ना, जिस पर खेती नहीं होता है, जिसमें पथरीला है, बंजर जमीन है, नीचे चट्टाने हैं, उसको कहते थे खिल, यानी जुताई जिस पर ना हो। और एक जमीन आती थी अप्रहत भूमि। अप्रहत भूमि किसको कहते थे गुप्त काल में, तो होगा कि बिना जोती गई जंगली भूमि को हम लोग क्या कहते थे, अप्रहत भूमि कहते थे। तो ये तमाम सारी बातें आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है, बट जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता चुका हूँ, है ना। एक और चीज़ें आप लोग थोड़ी सी जान लें कि अजंता की जो गुफाएं हैं, आप लोग देखेंगे अजंता गुफाओं की भी रचना उस टाइम में हुई थी, तो चित्रकारी भी हुआ था उसमें। करीब करीब 29 गुफाओं में जो गुफा संख्या 16 और 17 है और 19 है, 16, 17, 19 वे गुप्त काल से संबंधित हैं। लेकिन एक बात और बता दें आपको कि अजंता की गुफाओं के जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म के किस शाखा से जुड़ा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। तो उसका ही मैं आपको उत्तर बता दूं कि अजंता की गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जुड़ा हुआ है। ऐसे बौद्ध धर्म 3 भागों में बटा हुआ है, एक का नाम है महायान, ठीक है, हीनयान और वज्रयान, ये मुख्य 3 विभाजन है। आप लोग ध्यान रखें कि उस समय व्यापार का केंद्र कौन सा था, तो याद रखेगा उज्जैन, मतलब कि पूरे गुप्त पीरियड में सबसे ज़्यादा व्यापार का केंद्र क्या था, तो उज्जैन था। तो ये उतनी और भी चीज़ें हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। मान लिया कि इससे पूछा जा सकता है कि गज सेना का प्रधान को क्या कहते थे, है ना, उसके प्रधान अध्यक्ष को क्या कहते थे, तो गज सेना का जो प्रधान होता था उसे महापिलुपति, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, महापिलुपति कहते थे। और अश्वसेना का जो प्रधान होता था आप जानते ही हैं, महाअश्वपति कहा जा सकता है या भटा अश्वपति कहते थे उसे, ठीक है ना। तो इस तरह से जानकारी आप लोग बढ़ा सकते हैं अपनी। तो खैर बहुत सी चीज़ें इसमें हुई कह सकते, इसलिए गोल्ड के सिक्के जारी किए थे ज़्यादा लोगों ने, और सबको व्यवस्था अच्छी थी, सुविधाएं ज़्यादा थी, इसलिए इस टाइम को हम लोग गोल्डन टाइम कहते हैं, है ना। तो ये आप लोगों को पूरा का पूरा गुप्ता पीरियड कंप्लीट होता है। और इस वीडियो को कृपया आप पूरे ढंग से वॉच करिए, नोट्स बनाइए और अपने यूट्यूब चैनल सिविल मित्र बने रहिए, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको लोगों तक पहुंचाइए जिसकी आवश्यकता हो। और हाँ, आप लोग अपने अपने प्रश्नों के उत्तर भी नीचे डिस्क्रिप्शन को जरूर ध्यान देते रहें कि किस प्रश्न का दिया गया है, और उसको देखते रहिए, बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।